बाद आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की कार्यविधि कैसी है, किस प्रकार से प्रकाश किरण इसमें आपतित होंगे और किस प्रकार से आपतित किरण को परावर्तित करेगा। परावर्तित उसी तरीके से करेगा तो क्यों करेगा हमें ये देखना है। फिर हमें ये देखना है कि वस्तु की कौन कौन सी स्थितियां होंगी और उन स्थितियों के आधार पर प्रतिबिंब रचना क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण सामान्य सी बात है, ऐसा दर्पण होगा जो गोली दर्पण हमने लिया, इस प्रकार से मान लेते हैं हमारे पास कोई गोली दर्पण है। इस गोली दर्पण में आंतरिक सतह पे यदि हमने पॉलिशिंग कर दी है तो इसमें प्रकाश का परावर्तन बाह्य सतह से होगा। तो हर वो दर्पण जिसमें परावर्तन, हर वो गोली दर्पण जिसमें परावर्तन बाह्य सतह से होता है, ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में भी हमने क्या किया, इसमें भी बिल्कुल सेम जैसे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या जैसी बातें थी, वैसे ही बातें इसमें भी होंगी। ये इस दर्पण का ठीक मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु को हमने नाम दिया पोल अर्थात ध्रुव। इस दर्पण की वक्रता किस ओर है, इस दर्पण की वक्रता इधर इस ध्रुव वाले बिंदु से बाएं साइड, दाएं साइड है, राइट साइड में है। तो जब हम इसको इस तरीके से, यदि इसको आप एक पूर्ण गोला का रूप लेंगे तो हमें इस बिंदु पर कहीं पर एक केंद्र मिलेगा। ये केंद्र हमारा वक्रता केंद्र हुआ। ये सिर्फ ये गोला जो डैश वाला गोला है सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया कि यदि ये वक्र है तो इसका वक्र का केंद्र किस ओर मौजूद होगा। वक्र का केंद्र दर्पण से पीछे की ओर मौजूद होगा। और इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखा है, ये मिलाने वाली रेखा जब हम इसे इस तरीके से खींचेंगे तो ये हमारे लिए मुख्य अक्ष का काम करेगा। मुख्य अक्ष का परिभाषा ही वही है, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा जो अनंत तक जाए या अनंत तक जाती है, यह रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इस जो इमेजिनरी सर्कल था या गोला था, आभासी चिन्हों से मिटा दिया। अब ये एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण, इसमें जिस तरफ पारदर्शी, जिस तरफ परावर्तक सतह उसके सामने हम वस्तु को रखेंगे। हमने वस्तु को इधर इस बिंदु में कहीं इस स्थान पर वस्तु को रखा। अब देखते हैं कि इसमें फोकस किस ओर बनेगा। फोकस का क्या होता है तात्पर्य, परावर्ती किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे या काटते हुए प्रतीत हो, वह बिंदु फोकस कहलाता है। अर्थात ये जो पॉइंट है, बिंदु ए हमने लिया, यह वस्तु की स्थिति है। वस्तु की स्थिति से जो भी प्रकाश की किरण निकलेंगी, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर इस तरीके से दर्पण में आकर टकराती है। अब वस्तु ए से पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आकर दर्पण से टकराई। अभी हमें यह नहीं पता कि यह टकराने के पश्चात किस दिशा में परावर्तित होकर जाएगी। हमें इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करना होगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराए, अर्थात यह आपतन बिंदु है, जिस बिंदु पर टकराए उस बिंदु के समतल सतह पर एक अभिलंब का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि जब तक अभिलंब का निर्माण नहीं होगा तब तक आपतन कोण का निर्धारण नहीं हो सकता, और बगैर आपतन कोण के निर्धारण के परावर्तन कोण का निर्धारण हो नहीं सकता, और परावर्तन कोण के बगैर परावर्तित किरण की दिशा हम ज्ञात नहीं कर सकते। अतः हमारे लिए भी प्राथमिक जो जरूरी बात है वो यह है कि इस आपतन बिंदु पर एक समतल का निर्माण किया जाए। क्योंकि पिछले क्लास में भी हमने देखा था कि यदि कोई इस प्रकार से वक्र सतह है, वक्र सतह पर यदि हमें समतल खींचना होता है तो हम उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच देते हैं, और इस स्पर्श रेखा, ये जो वक्र सतह को यदि हमने इस तरीके से गोले का रूप दिया और ये केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस स्पर्श रेखा पर या इस स्पर्श समतल पर हमेशा लंबवत होती है। अर्थात यही रेखा हमारे लिए एक अभिलंब की भांति व्यवहार करेगा, अभिलंब की भांति कार्य करेगा। तो हम ये बात को इस जगह पुनः लागू करते हैं। ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर हम एक समतल रेखा खींच लेते हैं, ये इस तरीके से। ये जो हरे रंग की जो लाइन दिख रही है, यह लाइन
ये लाइन, ये जो दिखाई दे रही है हमें, ये रेखा एक समतल है, स्पर्श समतल, जो कि आपतन बिंदु और स्पर्श बिंदु एक ही जगह है, इसको टच करते हुए। अब इस बिंदु पर हमें अभिलंब खींचना है, तो अभिलंब इस वक्र का, वक्रता केंद्र से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा अभिलंब की भांति व्यवहार करेगी, अर्थात ये वक्रता केंद्र से निकली हुई रेखा जो कि स्पर्श बिंदु को टच करते हुए बिल्कुल सीधे सीधे जाए, यह हमारे लिए अभिलंब की भांति व्यवहार किया। अब हम देखते हैं यह आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगा वह कोण हमारा कहलाता है आपतन कोण। तो उतना ही कोण बनाते हुए, उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए ये किरण इस दिशा में परावर्तित होकर चले जाएगी। अर्थात इसके परावर्तन की दिशा हमने अपने से तय नहीं किया, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम के तहत तय हुआ। और प्रकाश के परावर्तन के नियम को लागू करने के लिए दो स्थिति होती है कि जिस भी बिंदु पर किरण आपतित हो उस जगह पहले समतल खींचा जाना चाहिए और उस समतल पर एक अभिलंब खींचा जाना चाहिए। अभिलंब खींचने के उपरांत जितना आपतन कोण बनेगा उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी। अब यह प्रकाश की किरण जो इस दिशा में परावर्तित होते हुए जा रही है, इस तरीके से ये परावर्तित होकर जो जा रही है, ये प्रकाश की किरण तो इस मुख्य अक्ष को किसी भी स्थिति में नहीं काट सकती। अर्थात इधर से देखने वाले को यह प्रतीत होगा कि ये प्रकाश की किरण इधर किसी बिंदु से होकर आ रही है, और ये जो बिंदु है, यह जो आभासी बिंदु जो उनको दिखाई देगा, यह आभासी बिंदु ही फोकस है। आभासी बिंदु इसलिए बोला क्योंकि प्रकाश की किरण इस दर्पण को पार करके दर्पण के पीछे तरफ नहीं गई, दर्पण से वो परावर्तित होके इधर अनंत की ओर चली गई, मगर ये मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं काटी। किंतु देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये परावर्तित किरण इस ओर से आकर परावर्तित होकर नहीं आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि परावर्तित किरण ये फोकस एक बिंदु से निकलकर सीधे सीधे निकलकर आ रही है। तो फोकस का तात्पर्य यही है कि परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर प्रत्यक्ष रूप से काटे या काटते हुए प्रतीत हो, वह बिंदु फोकस है। ये फोकस की बिंदु हो गई हमारा। अर्थात हमने ये देखा, हमारा जो मुख्य काम है या जो वास्तविकता वाली स्थिति होती है, वास्तविकता वाली स्थिति हम उस जगह को लेते हैं जहां वास्तविक किरण एग्जिस्ट करता हो, वास्तविक प्रकाश की किरण रहती हो। अर्थात हमने वस्तु को दर्पण के सामने रखा, तो दर्पण के सामने की जो भी स्थिति है वास्तविक स्थिति है। हम दर्पण के पीछे नहीं देख पा रहे हैं, हम सिर्फ उसे इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे बिंदु वहां उपस्थित होंगे, तो इधर की जो भी बिंदु है ये सभी आभासी बिंदु होंगे। अर्थात हमारे लिए ये फोकस वास्तविक फोकस नहीं है, ये फोकस हमारे लिए आभासी फोकस है, क्योंकि ये परावर्तित किरण प्रत्यक्ष रूप से इसे नहीं काट रही है, अप्रत्यक्ष रूप से काटते हुए प्रतीत हो रही है, तो ये फोकस आभासी फोकस हुआ। इसका अर्थ सामान्य से यह हुआ कि यह बिंदु ध्रुव और इस वस्तु के मध्य, इस बिंदु P और वस्तु A के मध्य कोई भी बिंदु हमारे पास मौजूद नहीं है। जैसे कि अवतल दर्पण में यह मौजूद था, यह अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता वस्तु की ओर ही होती है, इसलिए हमें यहाँ फोकस मिल रहा है, यहाँ वक्रता केंद्र मिलता था। तो मान लेते हैं कि वस्तु की जब हम बात करते हैं तो वस्तु और ध्रुव के मध्य हमें दो बिंदुएं मिल रही हैं, फोकस मिल रहा है, वक्रता केंद्र मिल रहा है। और यदि इसको हम अनंत तक लेकर चले जाते हैं तो ध्रुव और अनंत के बीच में दो ज्ञात बिंदु या दो निश्चित बिंदु हमें मिलते हैं, जिसे हम फोकस या वक्रता केंद्र कहते हैं। मगर उत्तल दर्पण की स्थिति की हम बात करें तो ध्रुव और अनंत के मध्य हमारे पास कोई भी बिंदु मौजूद नहीं है। अर्थात जब हम वस्तु की स्थिति की ज्ञात करना चाहेंगे, अवतल दर्पण की स्थिति में वस्तु की स्थिति ज्ञात करते हैं, तो हमें 6 स्थितियां मिलती हैं कि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो, फोकस पर हो, फोकस और सी के बीच में हो, सी पर हो, सी के पीछे हो और अनंत पर मौजूद हो। ये 6 स्थितियां उसमें हमें ज्ञात होती है। किंतु इस जगह की हम बात करते हैं, हमारे पास ध्रुव और अनंत के मध्य केवल और केवल 2 स्थितियां मिलती है। पहला ये कि वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं हो और दूसरा वस्तु अनंत पर हो। तो जब उत्तल दर्पण हेतु हम प्रतिबिंब रचना की बात करते हैं तो हमारे पास केवल और केवल यही 2 स्थितियां निर्मित होती हैं।
तो इन दो स्थितियों के आधार पर जब हम प्रतिबिंब रचना की बात करते हैं तो प्रतिबिंब रचना को हम अगले चित्र में समझते हैं। वह चित्र कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण हुआ। उत्तल दर्पण में ये पोल है, इधर बिंदु अनंत। बस पोल और अनंत का यही दो बिंदु हमें ज्ञात है। बाकी बीच में न यहाँ कोई फोकस है, न यहाँ कोई वक्रता त्रिज्या है। फोकस मिलेगा वो भी आभासी फोकस मिलेगा, दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र भी होगा, वो भी आभासी रूप में होगा दर्पण के पीछे। तो पहली स्थिति आती है इसमें, वस्तु जब P व अनंत के मध्य हो, अर्थात वस्तु को जब हम पोल व इंफिनिटी के बीच में रखेंगे, इन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इधर किसी बिंदु पर हमने वस्तु को रखा। अब इससे प्रतिबिंब निर्माण की विधि हमें देखनी है। तो जैसे अवतल दर्पण में दो प्रकाश की किरणें बाहर निकलती थी, उसी तर्ज पर, उसी आधार पर यहाँ भी दो प्रकाश की किरणें बाहर निकलेंगी। पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती प्रकाश की किरण इस तरीके से परावर्तित होकर जाएगी कि ये प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर आ रही है। और दूसरा प्रकाश का किरण पोल पर अर्थात ध्रुव पर आपतित होगी, तो जितना वो आपतन कोण बनाते हुए आएगा उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए वो इस बिंदु से चला जाएगा। तो इधर दोनों तरफ से देखने पर यह प्रतीत होगा कि ये इधर किसी बिंदु से होकर निकलकर आ रही है। अर्थात एक यह प्रकाश किरण के परावर्तित होने की दिशा प्रतीत होगी कि यह परावर्तित किरण इस किसी बिंदु से निकलकर आ रही है, और इस किरण की हम बात करेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस F वाले बिंदु से बाहर निकलकर जा रही है, ये रेखा। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी, और जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यह प्रतिबिंब छोटा होगा, इस प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के मध्य होंगे। तो जब इसकी हम बात करेंगे इस स्थिति की, तो इसमें पहला जो पॉइंट है, पहला ये है दर्पण के पीछे इसके स्थान की बात करते हैं। दर्पण के पीछे P व F के मध्य। यहाँ मध्य कहने का तात्पर्य एग्जैक्ट मिड पोजीशन नहीं है, इनके बीच का कोई भी स्थिति हो सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये वस्तु की जो प्रकृति है, ये प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, चूंकि दर्पण के पीछे कोई भी प्रकाश की किरण नहीं है, यह सिर्फ हमें अप्रत्यक्ष रूप से काटते हुए प्रतीत हो रही है। तो कोई भी चीजें जब अप्रत्यक्ष हो या दोनों किरणों में से कोई एक किरण भी अप्रत्यक्ष हो, तो उस स्थिति में यह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। तो इस प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई आभासी। तीसरा जो हम बात करते हैं इसके लिए, ये बना है सीधा, अर्थात जैसे वस्तु को हमने सीधा रखा हुआ है मुख्य अक्ष के ऊपर, ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है, तो ये बना सीधा। और चौथी स्थिति है, ये बन रहा है उल्टा। तो इस प्रकार से यदि हमने देखा कि जब वस्तु को हम ध्रुव एवं अनंत के मध्य रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु की तुलना में उसका आकार छोटा होगा। ये पहली स्थिति थी। इसकी दूसरी स्थिति की यदि हम चर्चा करें, इसकी दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि वस्तु जब अनंत पर हो, अर्थात ये हमने ले लिया इस तरीके से दर्पण, इस दर्पण पे यह उत्तल दर्पण है, ये हमारे पास ध्रुव है और ये अनंत, इधर फोकस लिया, ये वक्रता केंद्र। वस्तु को हमने अनंत पर रखा, अनंत की दूरी ज्ञात नहीं की जा सकती, और बहुत ज्यादा दूर से कोई प्रकाश की किरण जब आती है तो उस वस्तु से निकलकर आने वाली प्रकाश की सभी किरणों की प्रकृति एक दूसरे के समानांतर होती है। अर्थात यदि यहाँ कोई वस्तु हमने इस तरीके से रखा तो इस वस्तु से निकलकर जाने वाली कोई भी प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर ही होगी। चाहे प्रकाश की किरण नीचे की तरफ से आए तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, और जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी वह इस प्रकार से होते हुए जाएगी
कि ये फोकस से निकल कर आ रही है, इस तरीके से होते हुए जाएगी परावर्तित, ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से होकर आ रही है, इस प्रकार से बाहर निकल के आएगी, प्रतीत होगा कि फोकस से बाहर निकल कर आएगी। इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु को जब हम अनंत पे रखते हैं तो अनंत दूर से आने वाली किरणों की प्रकृति एक दूसरे के हमेशा समानांतर होती है। उनमें इस प्रकार से एक दूसरे से मिलने की प्रकृति नहीं होती, न ही एक दूसरे से दूर हटने की प्रकृति होती है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है। तो एक दूसरे के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण हमेशा कहां से होकर जाएगी? ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से होकर जा रहे हैं। इसका मतलब ये जितने भी प्रकाश की किरणें हैं सभी एक दूसरे को फोकस पर इंटरसेक्ट करेंगे, फोकस पर काटेंगे, अर्थात फोकस पर एक छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। यह प्रतिबिंब बिंदु आकार का होता है। तो वस्तु को जब हमने अनंत पर रखा तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे मौजूद आभासी फोकस पर बना, इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति भी आभासी हुई। तो इसके लिए जब हम बात करते हैं स्थिति दर्पण के, रुक जाइए सर, वस्तु जब अनंत पर हो तो हमने देखा कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण फोकस इस तरीके से परावर्तित होती है कि हमें प्रतीत होता है कि ये फोकस से बाहर निकलकर जा रही है। अर्थात फोकस पर ये सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो रही है। इसका तात्पर्य है कि प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है, फोकस पर बिंदु आकृति की प्रतिबिंब है, बिल्कुल फोकस के ऊपर इस तरीके से रखी हुई है। तो इस प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करते हैं तो पहला है दर्पण के पीछे का माना फोकस पर बन रहा है। दूसरी जो बात हम करते हैं वो है आभासी प्रतिबिंब, तीसरे जिसके ऊपर चर्चा करना है सीधा प्रतिबिंब बना, और चौथा जो है बिंदु आकार का प्रतिबिंब। तो ये उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की दो स्थितियां थी जो इस प्रकार से हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का अंतर देखना है एवं इनके दोनों के उपयोग के ऊपर चर्चा करेंगे।